तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है 148। वेलकम टू देव एमटीआर। आज मैं आपको 2026 की न्यू लॉन्च रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 एपेक्स रेड कलर का फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं। इस बाइक को 0 to 60, 100, 120 जाने में क्या टाइम लगता है, टॉप स्पीड, माइलेज, कंफर्ट, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग में कितनी ज़्यादा सेफ है, सस्पेंशन कैसे हैं, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज क्या रहने वाली है, साथ में क्या क्या अपडेट हुए हैं, ऑन रोड कीमत क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइक जोन, चिनार पार्क, कोलकाता शोरूम। तो राइड पे जाने से पहले इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं। ये एपेक्स रेड कलर बेस मॉडल है जो कि 2,96,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। ब्लैक कलर में 3,04,000 की ऑन रोड पड़ती है। अपडेट की बात की जाए तो इस बाइक में यहाँ पर एक छोटा सा वाइजर लगा दिया है जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं था। यहाँ पर इसमें एलईडी वाली हेडलैम्प मिलती है, लो बीम और हाई बीम के साथ। एलईडी वाले विंगर्स दिए गए विद हैजार्ड के साथ। 43 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क हैं जो कि शोभा कंपनी के रहने वाले हैं। बाकी ट्रेवल यहाँ पर 140 mm का मिल जाता है। सस्पेंशन कैसे हैं और ब्रेकिंग में कितनी ज़्यादा सेफ है ये आपको चलाकर बता दूंगा। 320 mm की फ्रंट में वेंटिलेटेड हाइड्रोलिक वाली डिस्क ब्रेक है। टायर यहाँ पर कंपनी ने बदल दिए हैं, ये ब्रेडेस्टेन कंपनी के टायर हैं। टायर की जो ग्रिप है ये कैसी रहने वाली है प्रैक्टिकल में ये भी आपको चलाकर बताने वाला हूँ। आगे और पीछे में 17 इंच के यहाँ पर व्हील मिल जाएंगे। 11 लीटर का पेट्रोल टैंक है जो कि पूरा एपेक्स रेड कलर में है, ग्लॉसी फिनिश के साथ। रॉयल एनफील्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, गोरिल्ला 450 यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अपडेट सीट में ये हुआ है कि आप चाहो तो इस बाइक को सिंगल चला सकते हैं कैफे रेसर बाइक की तरह। तो ये जो सीट वाला जो प्लास्टिक वाला कवर है आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हैं और आप चाहो तो इसको लगाकर चला भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रिमूवेबल पूरा रहने वाला है। रियर में 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, बाइब्रेक के कैलिपर हैं और यहाँ पर भी आपको मिलता है 160/60 ZR17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर जो कि यहाँ पर ब्रेडेस्टेन कंपनी का। आने वाले मॉडल में जो टायर थे उनकी जो ग्रिप थी वो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वाली थी, ये थोड़े से यहाँ पर सिटी पर्पज के हिसाब से इनको डिजाइन किया गया है। 17 इंच का व्हील मिलता है, वही हिमालयन 450 वाला एग्जॉस्ट है। इसमें आपको लिंकेज रॉड के साथ पीछे में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन रहने वाला है। लिक्विड कूल्ड वाला यहाँ पर एक बड़े साइज का रेडिएटर है। इस बाइक में आपको मिलता है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOHC डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला 4 वाल्व इंजन। ये इंजन आपको देता है 40 PS की मैक्स पावर, 40 Nm के टॉर्क के साथ। ट्विन स्पार वाला यहाँ पर फ्रेम दिया गया है और 169 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। बाइक का जो कर्व वेट है ड्राइव में वो है 174 kg के आसपास। बाइक की जो हैंडल बार है ये टोटल कंप्लीट बदल चुकी है। बाकी इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है ये तो मैं आपको चलाकर बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी हैंडल बार को थोड़ा आगे किया गया, थोड़ा नीचा किया गया है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए टाइप सी का पोर्ट रहने वाला है। क्लच इसका काफी लाइट है, इसमें आपको असिस्टेंस लीवर क्लच मिल जाता है। इस बाइक में 2 राइडिंग के मोड मिलते हैं, पहला स्पोर्ट मोड और दूसरा इसमें आपको स्ट्रीट वाला मोड मिल जाता है। दोनों में जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, ओडोमीटर की जानकारी है। और अब इसकी डिस्प्ले के साथ में अगर आप अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं और नेविगेशन को चलाते समय आपका जो फोन है वो लॉक हो जाता है या स्क्रीन ऑफ हो जाती है, बकायदा यहाँ पर डिस्प्ले में पूरे में नेविगेशन आपका चालू रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। बाकी और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने इसका जो वीडियो वो पहले चैनल पर डाल दिया है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जाली वाला साड़ी गार्ड है, ओपन चेन सेट कवर है, फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। गियर बॉक्स कितना ज्यादा स्मूथ है ये भी आपको चलाकर बताने वाला हूँ। 1 से लेकर 6वें गियर तक ये बाइक मिनिमम कितनी टॉप स्पीड आपको दे सकती है ये भी आपको चेक करके बताने वाला हूँ। पीछे में यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर रहने वाला है। एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं जो कि सेंटर वाला जो पार्ट है ये इंडिकेटर का काम करता है। साइड वाले जो पार्ट है ये इंडिकेटर से इंस्पायर्ड इसकी पूरी एलईडी वाली टेल लैंप रहने वाली है। स्पोर्ट मोड में इस बाइक को 0 to 60, 80, 100, 120 जाने में क्या टाइम लगता है चलिए दिखा देता हूँ। क्या पिकअप है यार। भाई साहब मानना पड़ेगा, हाई स्पीड में जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत शानदार है। इनिशियल में तो भाई इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पंच है। सच बताऊँ तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है
कि रॉयल एनफील्ड वालों को इसके अंदर में ट्रैक्शन कंट्रोल भाई डालना चाहिए। वाकई में इसमें नीड है भाई। पीछे वाला जो टायर है वो हल्का सा ज़्यादा थ्रोटल अगर आप यूज करते हैं तो फिसल जाता है भाई पूरी तरीके से। प्रीवियस वाली गोरिल्ला 450 के अंदर में जो राइडिंग पोस्चर था वो थोड़ा सा कंफर्टेबल था। इसका जो राइडिंग पोस्चर है बदल चुका है क्योंकि हैंडल बार बाइक की कंप्लीट बदल चुकी है। इस बाइक की हैंडल बार को थोड़ा सा 56 mm के आसपास आगे फॉरवर्ड किया है, 57 mm इसकी हैंडल बार को थोड़ा सा नीचा किया है। तो अभी मैं बाइक को चला रहा हूँ तो दोनों मेरे हाथ एकदम सीधे रहने वाले, लेकिन प्रीवियस वाले मॉडल के मुकाबले मेरे को अपना जो शरीर है वो थोड़ा सा ज़्यादा झुकाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बाइक अब आपको थोड़ा सा कैफे रेसर वाला फील यहाँ पर आपको देने वाली है। लेकिन राइडिंग पोस्चर ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट में ये थकाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, थ्रक्स्टन 400 की तरह। कॉर्नरिंग में भी ये टायर आपको बढ़िया यहाँ पर ग्रिप प्रोवाइड करने वाले। ये देखो कॉर्नरिंग में जो यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है ना भाई, वाकई में तारीफ है। पूरा कॉन्फिडेंट आपको ये टायर देते हैं। पीछे में 160 mm का चौड़ा टायर है, जबकि फ्रंट में 120 mm का काफ़ी वाइडर टायर मिल जाता है। बाकी बाइक के जो फुटरेस्ट हैं थोड़े से पीछे मिलते हैं, हल्के से ऊपर की साइड में रहने वाले हैं। तो इस बाइक को जब आप बैठोगे चलाओगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रायंगुलर मिलता है कंफर्ट के लिए, जैसा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक। ये बाइक आराम से भाई 2000 RPM पे भी 5th गियर में आराम से उड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मात्र 2000 RPM के अंदर में ये बाइक 90% टॉर्क इंजन का डिलीवर कर देती है, वो भी स्पोर्ट्स मोड में। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये बाइक लगभग आपको सिटी कंडीशन में 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे सकती है। अगर आप इसको स्ट्रीट मोड में चला रहे हैं तो लगभग ये 28 से 29 की भी माइलेज आपको दे सकती है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है ये मिडिल सॉफ्ट आपको मिलती है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। तो मीडियम लेवल का ये सीट आपको यहाँ पर कंफर्ट देने वाली है। 1 से लेकर 6 तक सभी गियर की मिनिमम स्पीड आपको चेक करा देता हूँ। ये देखो पहला गियर मैंने डाल दिया है, थ्रोटल को मैंने छोड़ दिया। अब ये बाइक यहाँ पर नॉर्मली पहले गियर में आराम से चल रही है 12 की स्पीड में। दूसरा गियर डाल दिया है, बिना रेस दिए ये बाइक आराम से लगभग 17 से 18 की स्पीड में चल रही है। तीसरा गियर डाल दिया है, तीसरे गियर में हल्का सा गियर बॉक्स की तरफ से नॉकिंग वाला साउंड है, बहुत ही कम है, 24 की स्पीड में चल रही है। चौथा गियर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, बिना रेस दिए, क्लच भी छोड़ रखी है। लगभग ये बाइक यहाँ पर 28 की स्पीड में 4th गियर में चल रही है, बिना नॉकिंग के साउंड के, बहुत ही हल्का सा है। 5th गियर मैंने बाइक में डाल दिया है। अभी ये बाइक यहाँ पर 33 की स्पीड में चल रही है। 6th गियर में भी ये बाइक आइडल कंडीशन में आराम से चल जाती है, वो भी 38 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, बिना रेस दिए, बिना क्लच का सहारा लिए। लेकिन 5वें और 6वें गियर में ये बाइक थोड़ा सा आइडल कंडीशन में अगर आप गियर को छोड़ के चलाते हैं तो ये थोड़ा सा नॉकिंग वाला साउंड आपको फील कराती है। इस इंजन में आपको मिलती है 40 PS की मैक्स पावर 40 Nm के टॉर्क के साथ। इस बाइक में जो पावर टू वेट रेशियो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हैवी आपको ये बाइक फील नहीं होती है। गियर बॉक्स की बात करें तो अभी ये 6वें गियर में चल रही है। ये देखो 5वां डाल दिया, चौथा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, दूसरा, पहला। अभी जितने भी मैंने गियर यहाँ पर निकाले हैं किसी भी गियर में ये बाइक अभी अटकी नहीं है। ये देखो दूसरा डाल दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। भाई 5वां 6वां तो गियर ऐसा है कि आप हाई स्पीड में भी इस बाइक को बिना क्लच दबाए आराम से डाल सकते हैं। असिस्टेंस स्लीपर क्लच मिलता है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क मिलती है, जबकि रियर में आपको यहाँ पर 270 mm की डिस्क मिलती है। अब मैं फ्रंट वाली ब्रेक को दबा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है मेरे को। रियर वाली ब्रेक को भी दबाता हूँ तो ABS जो है वो वैसे दोनों दबाओगे ब्रेकों को तभी इसका जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेकिंग में काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट वाली को दबाते हैं या सिंगल पीछे वाली को ही अप्लाई करोगे तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्ट्रीट मोड में यहाँ पर जो बाइक में पावर है ये लगभग 20 से 30% की आपको यहाँ पर कम फील होती है। टॉर्क भी थोड़ा सा कम फील होता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में तो भाई ये बहुत बुरी तरह भागती है यार, रॉकेट की तरह। फ्यूल टैंक वैसे देखा है तो इसका साइज में काफ़ी छोटा है, दिखता साइज में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें 11 लीटर ही मैक्स टू मैक्स पेट्रोल आता है। वैसे मेरे को लगता है कि इसमें कम से कम 15 या 16-17 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें देना चाहिए, हिमालयन 450 की तरह। तो अगर आप इसकी टंकी को पूरा भी भरवा लेते हैं तो ये बाइक लगभग सिटी कंडीशन में भी 200-225 किलोमीटर चल जाती है एक बार भरवाने के बाद। एक और चीज़ कंपनी ने यहाँ पर बदल दी है कि पहले जब आप इस बाइक को स्पोर्ट मोड में चला रहे होते थे, जैसे अगर मैंने यहाँ पर इग्निशन बंद कर दिया तो ये बाइक स्पोर्ट मोड में पहले चालू नहीं होती थी, स्ट्रीट मोड में वापस से चली जाती थी। लेकिन अब इसका जो इशू है सॉफ्टवेयर के तौर पर इसको फिक्स कर दिया है। अगर आप इस बाइक को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी गड्ढे से या इस तरह के स्पीड ब्रेकर से भी गुजार देते हैं
तो फ्रंट वाले सस्पेंशन हल्के से हार्ड आपको फील हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के जिग वाले रोड में या छोटे मोटे गड्ढे में ये सस्पेंशन आपको थोड़े से सॉफ्ट आपको यहाँ पर फील होने वाले हैं। टॉप स्पीड की बात करूं तो ये बाइक आराम से भाई छठवें गियर में 160 प्लस आराम से जा सकती है। 160-65 की ये टॉप स्पीड आराम से देती है भाई। भाई साहब क्या पंच देती है ये बाइक, मानना पड़ेगा। 100 तो ऐसे चली जाती है चुटकी बजाते ही भाई ये बाइक। 140, 148, 152 भाई। स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। 120, 140, 150 पे भी बढ़िया स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि बगल से अगर कोई भारी वाहन मतलब कि ट्रक वगैरह गुजरेगा तो बाइक हिलने लगेगी, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है बाइक की। पावर टू वेट रेशियो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है बाइक का। बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब कि ऐसा नहीं होती है कि डिसबैलेंस हो जाती है।